Hello students, myself Navneet Bhandari. I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 4 और पिछले लेक्चर में बच्चों आपने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को एंड में ड्राइव किया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस पर डिपेंड करता है बट रेजिस्टिविटी नहीं करती। आज उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, उसी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप 3 लेक्चर्स देख चुके होंगे मेरे इस चैप्टर के। तो दिस इज लेक्चर नंबर 4 और हमने आखिरी चैप्टर में जो लास्ट रिजल्ट ड्राइव किया था वो ये था, रो इज इक्वल टू एम अपॉन में एन टाउ ई स्क्वायर। इसका एक शॉर्ट रिजल्ट बताया था मैंने, रेजिस्टेंस इज व्हाट मेली आंटी, इस तरह से। और जब रेजिस्टिविटी डिफाइन की थी तो लेंथ और एरिया कट गया था, है ना, तो ये बचा था ना एन टाउ ई स्क्वायर। अब यहां से ना एक चीज एनालाइज करो, जो रेजिस्टिविटी है इट इज डिपेंडिंग ऑन नंबर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, और n जो होता है वो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग होते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा किसी भी बुक में, कोई मर्जी बुक उठा लो, आपको हमेशा रेजिस्टिविटी बताई गई होती है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी, कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी, एल्यूमिनियम की इतनी। कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बोला जाता, रेजिस्टेंस तो कंडीशनल है। रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे अलग अलग, मतलब 1 मीटर की वायर के लिए रेजिस्टेंस अलग है, 2 मीटर के लिए अलग है, 4 मीटर के लिए अलग है, 5 सेंटीमीटर के लिए अलग है। बट रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि नंबर डेंसिटी, फ्री आयन, जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, नंबर डेंसिटी पर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हर एक मेटल की, हर एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। समझ पा रहे हो? अच्छा, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, यानी कि अगर मैं बोलूं, अगर रिलैक्सेशन टाइम, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो, और आपको पहली वीडियो में बताया था रिलैक्सेशन टाइम कम कब होता है, जब टेम्परेचर भी कम होता है। क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो कोलिजन इतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा आपका, देखो ना, कम रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा रेजिस्टिविटी। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा कर दिया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। इसको ऐसे समझो आप, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। अगर इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये, अगर ये तेजी तेजी से टकराएंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे उतना कम करंट मिलेगा मुझे, ठीक है। तो मैं बोल दूं अगर रिलैक्सेशन टाइम इनका कम है तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है वो ज्यादा होगा, है ना। कम रिलैक्सेशन टाइम, ज्यादा रेजिस्टिविटी, आई कैन से ज्यादा रेजिस्टेंस, तो करंट की वैल्यू अपने बाय डिफॉल्ट कम हो गई, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम कब होता है, सॉरी, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसको करेक्ट कर लो, हाँ ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम कम कब होगा, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। तो मुझे इस बात का समझ आ जाना चाहिए कि भाई कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि मैं ऐसा बोल दूं, अगर कंडक्टर्स या कंडक्टर हैज हाई रेजिस्टिविटी एट हाई टेम्परेचर, तो बात बिल्कुल ठीक होगी। सोचो इस बारे में, टेम्परेचर ज्यादा करने से रोक, इसकी टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी, टेम्परेचर ज्यादा, रिलैक्सेशन टाइम कम, रेजिस्टिविटी ज्यादा, ठीक है। तो यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई अगर आपको मैं बोलूं कि V वर्सेस I ग्राफ आपने प्लॉट करना है, अगर ये ग्राफ इस तरह का आ गया तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीज कर रही है। देखो यहां पर एंगल क्या है, θ1, यहां पर एंगल क्या है, θ1 से ज्यादा, यानी कि वैल्यू बढ़ गई, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। इस पर्टिकुलर रीजन में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एट हाई टेम्परेचर्स कंडक्टर्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स, तो बात बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में कोलिजन फ्रीक्वेंट होगा, तो करंट अपने आप कम हो गया। करंट कम हो गया तो अल्टीमेटली बोल सकता हूं क्योंकि रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है, रेजिस्टेंस अब बढ़ गया है, राइट, कोलिजन्स बढ़ गया है। तो ये बात मुझे पता होनी चाहिए बच्चों कि ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है हाई टेम्परेचर पर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो, कम टेम्परेचर पे क्या होगी, कम होगी।
सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी के दो फैक्टर्स, है ना। एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पर मेजरली, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, टाउ पर। बाकी दो चीजें तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही होगा वायर का अगर आप यूज कर रहे हो, राइट, और चार्ज भी कांस्टेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ओवर एन एंड टाउ। अब कुछ और बातें हम इसमें डिस्कस करते हैं आपसे, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। अब हम बात करेंगे कि ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स पर वैलिड है, ये बात आपको मैंने बताई थी, ठीक है। ये ओनली वैलिड है सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को हम एज अ चार्ज कैरियर ले रहे हैं। ये वैलिड नहीं है अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना। देखो ये स्लोप स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसे इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस दिखा रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ थीटा की वैल्यू कम थी, यहाँ थीटा की वैल्यू ज्यादा है। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज, और आई कैन से प्रॉपर्टी ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, राइट। तो आर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहा, यहाँ पर भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है, ठीक है। और ये सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट को आप जानते ही हो, केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी पढ़कर आए हो आप, और सेमीकंडक्टर आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा सबसे एंड में, राइट। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर हमारे पास जो कुछ ऐसे मटेरियल है जिनमें जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होल्स का जो कंसेप्ट है ये आप डिटेल में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर आएगा आपके पास। अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो कि भाई सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब कुछ टर्म्स पर आते हैं हम, ठीक है। मोबिलिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी क्या, करंट डेंसिटी क्या होती है। तो बच्चों अब एक टर्म को समझेंगे हम। द टर्म इज डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी नाम की चीज क्या होती है। तो करंट डेंसिटी को हम जो डिनोट करेंगे वो करेंगे जे वेक्टर से, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका मतलब जान लेते हैं पहले। मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं करंट डेंसिटी को, अगर ये कंडक्टर है बच्चों, सी अगर ये कंडक्टर है, मैं यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेता हूं, ये सर्कुलर ऐसे इस तरह से, और यहां से कुछ ना कुछ क्या इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे होंगे ऐसे इसके अंदर से। तो मैं बोल सकता हूं इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन of a conductor when held perpendicular to the flow of charge। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चार्ज के परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री पे एंटर हो रहे सभी के सभी चार्ज इसके अंदर, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स में बोलूं अगर, तो इस सिचुएशन में कितना करंट इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से गुजर रहा है, तो उससे मैं डिफाइन कर सकता हूं कि वो क्या होगा आपका करंट डेंसिटी, या बोल दूं इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, राइट। अच्छा, तो जे वेक्टर को लिखा जा सकता है आई अपॉन में ए वेक्टर। यहां पर मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूं। एरिया को एज ए वेक्टर कब लेते हैं, मैंने आपको ये बताया था बहुत डिटेल में लाइव क्लास में भी, कि भाई जब मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने से, अगर मैं एरिया की ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो उससे मेरे करंट पर इफेक्ट पड़े, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इसको वेक्टर कंसिडर किया जा सकता है यहां पर, राइट। तो जे वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू एरिया। स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो जे इज इक्वल टू आई बाय ए। क्लियर बात ए वाली। फिर बात आती है कि अगर जे वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर ये लूप मैंने ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डायरेक्शन होती है किसकी, करंट की बच्चों, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो जरा, अगर मैं इस लूप को ऐसे ट्विस्ट कर देता और इलेक्ट्रॉन इसमें से ऐसे गुजर रहा होता इस तरह से, तो सोचो जरा इसका ए वेक्टर ऐसे खिसक जाता, यहां पर सोचो ए वेक्टर नीचे, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इस इलेक्ट्रॉन के साथ होता, जे कोस थीटा, जे को और जे साइन थीटा का होता नीचे ऐसे। अगर मैं इसके यहां पर कंपोनेंट रिजोल्व करूं, मतलब ए इसको दोबारा से देखो एक बार चलो, आपको शायद ऐसे ज्यादा क्लैरिटी आए। देखो एरिया वेक्टर ऐसे खिसक गया, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, अब ए कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये ए साइन थीटा। इलेक्ट्रॉन तो ऐसे गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तो हमने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, चलो ये रहा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये वाला कंपोनेंट अब रोल प्ले करेगा इस बात को वेरीफाई करने में, कौन सा कंपोनेंट है, ए कोस थीटा। तो इस बात को मैं ये भी लिख सकता हूं, जे वेक्टर इज इक्वल टू आई अपॉन में
ए कॉस थीटा। जब ये इस तरह से पकड़ा हुआ है मैंने, तो एंगल कितने हैं 0 डिग्री, है ना। तो यानी कि क्या हो गया आई बाय ए। अगर मैं इसको किसी भी और फॉर्मेशन में ले जाऊं तो किस पे वेरी कर रहा है, कॉस थीटा पे। अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूं अगर करंट निकालना हो तो करंट क्या गया, जे ए कॉस थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड करंट डेंसिटी। तभी मैं इसको स्केलर बोल रहा हूं शायद, है ना, तभी इसको स्केलर बोला जा रहा है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है किसका, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है भाई, जितना ज्यादा करंट पर्टिकुलर एरिया में से क्रॉस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग करंट डेंसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिंपल सा कंसेप्ट है, डेफिनेशन एक दो बार पूछी जा चुकी है बोर्ड एग्जाम में। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट इनटू में एरिया कर रहे हो आप, सॉरी करंट अपॉन एरिया कर रहे हो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इनवर्स। और अगर मुझे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो वो भी निकाल सकते हो, ml-2t0a। इसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला को निकालना आता है आपको। सो करंट डेंसिटी के बाद एक दो टर्म और है बच्चों जो एग्जाम में कई बार आई हुई है। नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। इसको नोट डाउन करो, फिर हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको सामने नजर आ रहा है कि मैंने ये एक चीज लिखी है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। आपने भी बताया कि करंट डेंसिटी क्या होती है, स्केलर फॉर्म लिख रहा हूं, I डिवाइड बाय A, है ना। अगर परपेंडिकुलर चार्ज फ्लो कर रहा है तो I अपॉन में A cos थीटा, यानी कि A cos 0 यानी कि A। और करंट को मैं क्या लिख सकता हूं, I को IV ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, तो VDEN है अपॉन में A से A उड़ा दो, क्या बचेगा VDEN। ये तो हो गया किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, E तभी लगा रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए। और J इज इक्वल टू VDEN आ गया। अगर चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू बताना है कि भाई पूरा चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू बताओ तो E की जगह क्या लिख दूंगा, पूरा का पूरा चार्ज। ये स्मॉल n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि NE को तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने तो पढ़ा है, लेकिन यहां पर ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, यहां पर n का मतलब है नंबर डेंसिटी, नंबर, यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये वो वाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि भाई आपने n चार्ज ले लिए। हाँ कैपिटल N होता तो आप मल्टीप्लाई, इस दोनों का जो ये कैपिटल N और E होता तो आप क्या लिख पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए En और बहुत बड़े चार्ज के लिए यहाँ पर आ जाएगा क्या UN, राइट। तो J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। साफ पता लग रहा है भाई, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा J, जितना ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे उतना ज्यादा J करंट डेंसिटी। क्लियर। तो ये रिलेशन भी लिख लो, हालांकि सीबीएसई में कभी नहीं पूछा गया बट फिर भी आपने को पता होना चाहिए, जो रिलेशन निकलता है वो निकाल लो, ठीक है। एक टर्म और है बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होता है, टर्म्स देखो कुछ नई नई आपको सुनने को मिल रही है बट है बिल्कुल सिंपल। मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन, ऑटोमोबाइल, यानी कि कोई मूव करने वाली चीज। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डेफिनेशन अभी लिख रहा हूं और उसको आप नोट डाउन कर लो। सो एज यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ये रेशो है। पहली बात तो रेशो किसका है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी चेंज होगी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करूं, या मैं बोल सकता हूं इट इज रेशो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझते हैं जरा प्रैक्टिकली। मेरे पास दो तरह के कंडक्टर है बच्चों, सपोज करो यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन इस कोने पे है और यहां पर भी 3 इलेक्ट्रॉन इस कोने में है, लेकिन दोनों कंडक्टर अलग अलग तरह के। मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 10 न्यूटन कूलम इनवर्स का, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया 10 न्यूटन कूलम इनवर्स का, लेकिन इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड आई वो आई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और इनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड आई वो आई 11 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मेरे लिए अच्छा कंडक्टर कौन सा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेजी से फ्लो करने लग गए, मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रॉन तेजी से ड्रिफ्ट करने लग गए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। लेकिन ये वाला जो रेशियो आएगा देखो, ये आएगा 20/10 यानी कि 2, ये आएगा 11/10 यानी कि 1.1। तो ऑब्वियसली आई विल कंसीडर दिस एज अ बेटर कंडक्टर। तो मोबिलिटी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन्स में मोशन आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स जल्दी ड्रिफ्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगा तो थर्मल वेलोसिटी कहीं नहीं पहुंचेगा कोई भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो ही तो ड्रिफ्ट करेंगे ना। तो मैं ये बोलूंगा कि भाई VD डिवाइड बाय E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जल्दी खिसकना स्टार्ट हो गए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो समझ लो अच्छा कंडक्टर कंसीडर किया जाएगा। मोबिलिटी ज्यादा तो यानी कि कंडक्टर अच्छा होगा। अच्छा, इसको और दूसरे एंगल से देखते हैं अब जरा। म्यू से डिनोट करेंगे मोबिलिटी को, VD को क्या लिख सकता हूं मैं, विनिंग टीम टाओ E कैपिटल E डिवाइड बाय M, और डिवाइड में E भी चल रहा है तो भाई E से E तो उड़ा दिया मैंने, तो म्यू को मैं ये भी लिख सकता हूं टाओ E अपॉन में M।
जितना रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा उतनी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है। रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम पर आपको पता ही है, टेम्परेचर कम, टाओ कम, रजिस्टिविटी ज़्यादा। समझ पा रहे हो? रजिस्टिविटी ज़्यादा तो यानी कि मोबिलिटी कम। देखो एक ना ऐसे इसको समझो, आपके लिए थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूँ रजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 में कंडक्टिविटी, सिग्मा फॉर कंडक्टिविटी, रो फॉर रजिस्टिविटी। यानी कि अगर रो का रिजल्ट आपका आया था m में टाओ ई एन, तो सिग्मा का रिजल्ट क्या होगा बच्चों? टाओ ई एन अपॉन में m। कंडक्टिविटी जितनी अच्छी होगी उतना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ज्यादा टेम्परेचर, टाओ की वैल्यू कम, रिलैक्सेशन टाइम कम, कंडक्टिविटी कम। मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। टाओ की वैल्यू ज्यादा तो मेरे लिए अच्छी बात है, टाओ की वैल्यू कम तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर यही चीज देखो वैलिड है। मोबिलिटी डिपेंड कर रही है टाओ पर डायरेक्टली, कंडक्टिविटी सिग्मा डिपेंड कर रहा है टाओ पर डायरेक्टली। अगर दोनों ही डायरेक्टली एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा ना कि भाई जो कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी किसी कंडक्टर की, जितना अच्छा उसका मोबिलिटी होगा, है ना। कंडक्टिविटी उतनी अच्छी होगी जितना अच्छा मोबिलिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन खिसकना स्टार्ट हो गया उसी वक्त। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मोबिलिटी हमको ये बताएगा कि कोई कंडक्टर कितना अच्छा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो राइट, तो ये रिलेशन भी आप यहां पर लिख सकते हो। अच्छा, अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी हो, यूनिट भी देख लो, बिल्कुल सिंपल है। वीडी के लिए क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन कूलम इनवर्स। अब कंबाइनली लिख दो इसको यार, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन इनवर्स, कूलम। राइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना, डायमेंशन फॉर्मूला भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इट विल बी m-1, इसको सोल्व कर लेना एक बार अपने एंड पर, L0 T2 और a की पावर 1। राइट, सो ये है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ने हमको किस बात का ज्ञान दिया कि कितना अच्छा कोई कंडक्टर है। ठीक है, सो ये टर्म्स थी बच्चों, जो कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म्स थी, अपने को आनी चाहिए थी। अब इसके बाद जो हम करेंगे डेट विल बी रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, राइट, फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। इसको नोट डाउन करो जरा। तो बच्चों अब एक बार ध्यान से देखो जरा, मैं रिजल्ट को दोबारा से लिख रहा हूं। रजिस्टिविटी के लिए क्या आया था आपके पास? m में टाओ ई एन। कैसे आया था? मेली एंटी में से एल और ए को उड़ा दो। राइट, रजिस्टिविटी। अगर रजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल, है ना। रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ ऑफरिंग रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या? उसका रेसिप्रोकल, की कितना अच्छा मतलब कि कोई जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा है और चार्ज को इजीली फ्लो करा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया मैंने। इससे मुझे ये समझ आती है कि अगर दोनों का मैं टेम्परेचर के साथ ग्राफ प्लॉट करूं, रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है, रजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी के लिए ग्राफ कैसा होगा? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ पा रहे हो? तो इसके बेसिस पर आप डायमेंशन फॉर्मूला भी ड्राइव कर लेना बच्चों। राइट, इसके बेसिस पर आप डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव कर लोगे। अब मैं आपको एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, बड़ा ध्यान से सोचना। आज का पूरा जो लेक्चर है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। बिल्कुल, वैसे तो क्वेश्चन सिंपल है, देखते समझ आ भी सकते हैं आपको। आई एम गिविंग यू द ग्राफ ऑफ 3 कंडक्टर्स। कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। दिस इज V वर्सेस I ग्राफ। इसमें से कौन सी बात ट्रू है? पहला ऑप्शन, टेम्परेचर ऑफ A इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ C। ऑप्शन बी, टेम्परेचर ऑफ A इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ B इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ C। ऑप्शन सी, टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ B इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C।
और ऑप्शन डी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने तीन मेटल्स का, तीन कंडक्टर का ओम्स लॉ वेरिफिकेशन किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर, टेम्परेचर कांस्टेंट मानकर मतलब टेम्परेचर टी के लिए टी ए फिक्स कर दिया और वी आई ग्राफ स्टडी किया उस कंडक्टर के लिए, बी के लिए टी बी फिक्स कर दिया और वी आई ग्राफ स्टडी किया, और इसी तरह से ही टेम्परेचर सी के लिए कांस्टेंट करके सी के लिए वी आई ग्राफ स्टडी किया, तो मुझे ऐसी स्लोप्स मिली। मुझे बस आपने ये बताना है कि इसके बेसिस पर इनमें से कौन सी बात ठीक है, राइट। आपको बताना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, ये आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, राइट। तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन इसका आंसर करेगा। इस चैप्टर को बच्चों आप साथ साथ ही करते रहो। वीडियोस में इसमें कोशिश करूंगा कि 20-20 मिनट की बनाऊं या लेस देन 20 मिनट्स बनाऊं, ताकि आप डेली बेसिस पर नोट्स बनाते रहो। और आपको मैं यही बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर कंपैरेटिवली इजी लगेगा आपको, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना आसान है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आपका यही जो सपोर्ट है वो हमारे चैनल को ग्रोथ देगा, और मैं आपके साथ इसी तरह से ही कुछ और अच्छे अच्छे कंसेप्ट शेयर करता रहूंगा बच्चों।